हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर दी है एसी सर्किट चैप्टर की। उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे और मैंने कहा था कि अभी हम एमसीक्यूज़ थोड़ा कम कर देंगे, डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज़। हाँ, प्रैक्टिस के लिए बाकी एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, बट जो डिस्कशन के लिए एमसीक्यूज़ वो थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप थे वो सारे के सारे आपके एक्सरसाइज में कवर हो चुके हैं रिगार्डिंग एसी सर्किट। तो जितने भी एसी सर्किट के इम्पोर्टेंट टाइप थे क्वेश्चंस के, जो जनरली पूरी एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे के सारे कवर हो गए हैं आपके एग्ज़ाम में, सॉरी आपकी एक्सरसाइज में। तो फिर भी फॉर प्रैक्टिस पर्पस हम कुछ और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला एमसीक्यू है वो कुछ ऐसा है, मैंने पूरे स्टेटमेंट नहीं लिखी है, बट स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इक्वल टू 300 साइन ऑफ 100 पाई टी, ये इज अप्लाइड टू अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम, रेजिस्टेंस दिया 100 ओहम का। द आरएमएस करंट थ्रू द सर्किट इज। अगर आपको आरएमएस करंट चाहिए तो पहले आपको पीक करंट ढूंढना पड़ेगा। दो मेथड से, पहले आप पीक करंट ढूंढ लो। पीक करंट ढूंढने के बाद आरएमएस वैल्यू इज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, ऐसा आप कर सकते हो। या फिर आप जो ईएमएफ दिया है उसका आरएमएस वैल्यू निकाल लो, एंड दैट आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस विल गिव यू आरएमएस करंट। तो दोनों मेथड से मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो पहली मेथड है कि फर्स्ट यू फाइंड आउट पीक करंट। सो आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, देन ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सो पीक करंट इज पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो पीक वोल्टेज इज 300 as it is given in an equation, and the resistance is 100. So peak current is 3 ampere. And now RMS current is I naught divided by √2. RMS current is peak value of current divided by √2. So it is 3 divided by √2. You can also write this as 3 into 1 upon √2 is 0.707, and that gives answer, मेरे ख्याल से वो 2.121 ऐसा आएगा। ये एक मेथड है। या फिर फर्स्ट यू फाइंड आउट पीक आरएमएस वोल्टेज। सो ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2। सो ये आपको देगा, ये पहली मेथड हो गई है, इसमें आपका आंसर आ गया है। बट स्टिल इफ़ यू वांट अनदर मेथड, हालांकि दोनों मेथड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज ढूंढ लो। सो इट इज़ 300 डिवाइडेड बाय √2, एंड वंस यू हैव द आरएमएस वोल्टेज, आई आरएमएस यानी आरएमएस करंट इज इक्वल टू ई आरएमएस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो कोई भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड्स मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा टाइप है और ये आता है क्योंकि ये सीईटी के लायक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, फटाक से हो जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। बस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आरएमएस। व्हाट इज़ आरएमएस की कंसेप्ट यहाँ पे ज़रूर नहीं है। कंसेप्ट तो हमने देख ली है, आरएमएस करंट की कंसेप्ट हमने देख ली है। फॉर्मूला पता होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम भूल जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये था पहला वाला क्वेश्चन। सो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस, इट इज़ ऑप्शन ए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट दिया है, इसका मतलब है पीक वोल्टेज 5 वोल्ट है। आरएमएस वोल्टेज यहाँ पे दिया नहीं है। एम्पलीट्यूड जब बोलते हैं तो दैट मीन्स पीक वोल्टेज इज 5 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दी है 1 किलोहर्ट्ज़ एंड फेज डिफरेंस 0, यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि एसएचएम में इनिशियल फेज इज़ 0, वैसे यहाँ पे फेज डिफरेंस 0, यानी उनको ऐसा कहना है, यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं देना चाहिए था बेसिकली, उन्हें देना चाहिए था इनिशियल फेज 0, ऐसा यहाँ पर भी देना चाहिए था। बट एनीवे एज्यूम कर लो कि इनिशियल फेज इज़ 0। सो अब इक्वेशन ऑफ वोल्टेज हमें लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज पीक वोल्टेज यानी एम्पलीट्यूड। सो ई इज इक्वल टू ई नॉट यानी एम्पलीट्यूड आपका है 5 वोल्ट। सो 5 साइन ऑफ ओमेगा की जगह पे 2π/f t, ई 5 साइन ऑफ
2 पाई की जगह 3.14 और फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ यानी 1000 हर्ट्ज़ टी। अब देखो ऑप्शन में कहीं पर भी पाई डायरेक्टली उन्होंने लिखा नहीं है, यानी पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो E इज इक्वल टू 5 साइन 2, अब ये पूरी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे 5 साइन ऑफ ये 8 आ जाएगा, ये 2 6.28 इंटू 1000 टी। सो ये 5 साइन ऑफ 6280 टी, ऐसा कुछ तो आ रहा है, ऐसा कुछ है ऑप्शन, यस। अच्छा अब यहाँ पे क्या है बताओ, क्या ये 3.142 उन्होंने लिया है और इसलिए 6284 ऐसा वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी। बट वहाँ पे यहाँ पे 4 है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पाई की जो वैल्यू कंसिडर की है वो है 3.142, मोर प्रिसाइज वैल्यू, मोर करेक्ट वैल्यू 3.142 ऐसी उन्होंने कंसिडर की है, एंड दैट्स वाई उनको आंसर मिला 6284T, ऐसा उनको आंसर मिल रहा है। एनीवे क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा, कुछ खास यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, सारे आपको पता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो ग्रुप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बराबर है, हाँ ठीक है बराबर है। सो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, वो ये कह रहे हैं कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, अब इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, अब ऑप्शंस में पढ़ रहा हूँ, जरा सुनो ध्यान से, ऑप्शंस क्या है। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करंट, अच्छा वो करंट है ना, वो भी है इसमें, द करंट लीड द अप्लाइड ईएमएफ बाय पाई बाय 2, लैग्स अप्लाइड ईएमएफ बाय पाई बाय 2, इन अ सेम फेज ऑफ ईएमएफ, नन ऑफ दिस। तो इसमें अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर के केस में हमें पता है करंट लैग्स वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय 2, तो इसका जो आंसर है ना क्वेश्चन 3 का वो है बी। वोल्टेज आगे रहता है, करंट पीछे रहता है बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, अब इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, और यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे द करंट, बस, और आगे के 4 ऑप्शंस में पढ़ रहा हूँ, 4 ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं। In purely capacitive circuit, the current lead the applied EMF by pi by 2, lags behind applied EMF by pi by 2, same phase of EMF, none of this, ऐसे 4 ऑप्शंस है। तो इसका जो आंसर है वो है करंट जो है कैपेसिटर की केस में आगे बढ़ता है और वोल्टेज पीछे आता है। सो दोनों में जो फेज डिफरेंस रहता है वो रहता है पाई बाय 2 का। ये हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन से प्रूव किया था, डेरिवेशन एक बार याद कर लेना। सो लीड अप्लाइड EMF बाय पाई बाय 2, ये 4th का आंसर है, तो ऑप्शन है ए। ये है इसका आंसर, इसमें है लैग EMF बाय पाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 5, 6, 7। देखो यार 5th एंड 6th क्वेश्चन जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। एक में उन्होंने इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है, दूसरे उसमें उन्होंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा है। तो 5th क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रहता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है XL विच इज इक्वल टू ओमेगा L, यानी 2πfL। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज। तो 5th का आंसर आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से एक मिनट, ए ऑप्शन है। 5th का आंसर है ए। हालांकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं ले रहा हूँ। 6th क्वेश्चन है, सेम है, लिखा नहीं है मैंने बट सेम क्वेश्चन है। क्या है उसमें? बस एक ही चेंज है। विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज 1/ωc, दैट इज 1/2πfc। सो XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो इफ XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये 7th क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो रेजिस्टेंस हमने देखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहे, अगर रेजिस्टेंस है वहाँ पे, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहता। सो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ या कम करो, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं होगा। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड हेंस द आंसर फॉर 7th क्वेश्चन इज डी। ओके, अब नेक्स्ट, हाँ बाकी भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन बाय कीपिंग एसी सर्किट्स इन द पिक्चर, क्योंकि एसी सर्किट में हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, दे आर डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर गिरेगा इसका। सो बस वही एक देख के, वही एक पैरामीटर पकड़ के उन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया, बाकी कुछ नहीं है। अदरवाइज कुछ और पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट हमारे इंटरेस्ट में एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, फ्रीक्वेंसी इज द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। When frequency of AC supply is double, impedance of RC circuit is। अब सिर्फ RC सर्किट है। अब देखो हमेशा एक याद रखना, अगर RC सर्किट का इम्पिडेंस क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो टोटल इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट वो कितना है वो ज़रा देखो। सो टोटल इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अब अगर RC सर्किट है तो RC सर्किट में एक्सेल जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस नहीं है। तो एक्सेल ज़ीरो है तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो आपका जो इम्पिडेंस है वो हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेल आपका ज़ीरो आ रहा है। सो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ये इम्पिडेंस आपका रहेगा, किसका रहेगा, आरसी सर्किट का। अगर आरएल सर्किट है यानी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट है, वहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, सो इन दैट केस दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ऐसा यहाँ पे चेंज रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट, तो उन्होंने कहा है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज डबल, अगर आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने डबल कर दी तो इम्पिडेंस पे क्या असर गिरेगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूट करता भी हूँ तो Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी यानी 1/ωc स्क्वायर, क्योंकि XC इज इक्वल टू 1/ωc 1/2πfc। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो आप तो आपका XC जो है वो डिक्रीज होगा। हाँ, बट फ्रीक्वेंसी, अब सिर्फ XC की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बट मैं बात कर रहा था सिर्फ कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, बट उन्होंने क्या पूछा है, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी एंड इम्पिडेंस में। तो हाँ, XC तो कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से XC कम हो जाएगा, XC कम होने से आपका इम्पिडेंस डिक्रीज होगा, बट वो हाफ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन बिल्कुल नहीं है इन केस ऑफ इम्पिडेंस। ठीक है, XC हाफ हो जाएगा, बट यहाँ पे हाफ या डबल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर है, गलती से स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 8 ना, तो वो हाल्व कर देंगे, हाफ हो जाएगा ऐसा बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन से पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना ही इन्वर्स रिलेशन है। सो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डिक्रीज, डिक्रीज होगा ये तो पक्का है। सो इसका जो आंसर है ना वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है, बस गिवन डाटा लिखा है। सो गिवन डाटा में दिया है कि एन इंडक्टर ऑफ 0.5 हेनरी L इज इक्वल टू 0.5 हेनरी कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज। अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है। अगर देखो, अगर रेजिस्टेंस होता तो दिया जाता, यानी इनका कहना क्या है कि इस सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों नहीं है। तो यहाँ पे रहेगा क्या, कौन सा अपोजिशन रहेगा यहाँ पे रहेगा सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज XL इज इक्वल टू ω/L। अब ये जो चीज़ दी है ना, इसका यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है। हाँ, अगर वहाँ पे वो लोग हमें करंट पूछते तो फिर हम इसका यूज़ कर पाते थे, बट यहाँ पे उन्होंने RMS करंट, पीक करंट ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है।
सिंपली दे आर आस्किंग रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, और वो भी कौन सा रिएक्टेंस होगा, वो रहेगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओमेगा एल. सो ओमेगा यानी 2πfl. अब मुझे देखने तो ऑप्शंस कैसे दिए हैं. अच्छा, ओहम में दिया है, यानी पूरे कैलकुलेशंस हमें करने पड़ेंगे. सो 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50, और आपका जो इंडक्टेंस है वो है 0.5 हेनरी. 2 3.14 50 0.5 यानी 1/2. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 50 इंटू 3.14 याद रखना, ये मेरे ख्याल से आ जाता है 157. यस, ये 157 रहता है. आपको चाहिए तो आप करके देख सकते हो बाद में. मेरे ख्याल से 157 ऐसा कुछ तो आंसर है. यस, सो इट इज़ ऑप्शन ए. और ये प्रोडक्ट है ना, आप याद रखना हमेशा के लिए एग्ज़ाम तक. क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है. 50 हर्ट्ज़ जो है ना, ये आपकी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये 50 इंटू 3.14 ये हमेशा आएगा आपको. कई बार एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स में ये बार बार, इवन आपके एमसीक्यूज़ में भी आपको कई बार ये दिखाई देगा 50 इंटू 3.14 यानी पाई. सो ये याद रखना कि इट इज़ 157. ओके, सो बस इतना ही आंसर है इसका. सो इट इज़ 157 ओहम, ये इसका यूनिट रहेगा. यूनिट के लिए ज़रा केयरफुल रहना. ऑप्शन है इसका ए. तो 9th क्वेश्चन का जो ऑप्शन आ रहा है वो है ए. अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 है. स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी है, गिवन डाटा लिखा है. स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, कुछ ऐसी है स्टेटमेंट. एन इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज and an alternating EMF of peak value 100 volt 50 hertz is applied across the combination. The power factor of the circuit is. ठीक है, तो यहाँ पे 100 मिली हेनरी का एक इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है 100 ओम का, दोनों सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, और उनके अक्रॉस हमने सप्लाई कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज़. तो याद रखना ये जो है ये RMS वोल्टेज है, पर इसकी यहाँ पे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है. पावर फैक्टर पूछा है, याद रखना पावर फैक्टर है तो इम्पीडेंस ट्रायंगल याद कर लेना. अब यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल से पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z, R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. सो R is 100 ohm and it is 100 square plus 2πfl. क्यों? क्योंकि XL रहता है, XL क्या रहता है, ओमेगा L, दैट इज़ 2πfl स्क्वायर. अब अगर पेशेंस है आप में तो इसके कैलकुलेशंस करो, अदरवाइज इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि कैलकुलेशंस के बाद इसका जो आंसर आता है ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ इसको. सो इट इज़ 100 स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर प्लस 2π. मैं ना ये कैलकुलेशन है ना यहाँ नहीं करता, मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ. 2πfl XL. सो 3.14 फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, ठीक है, एंड इंडक्टेंस है 100 मिली हेनरी. सो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻3. तो अभी आप समझ लो कि ये हो जाएगा 100 और ये 10⁻⁻1 बचेगा यहाँ पे. सो 100 314, सो ये 31.4 ऐसा आ रहा है XL. सो इट इज़ 31.4 स्क्वायर. अगर आप इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो भी यहाँ पे जो नंबर मिलेगा ना, इट विल बी 100 and it will be very close to 10,000. It will be close to 10,000, याद रखना. अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम. इट इज़, अब देखो ये कैलकुलेशन फटाक से हो गई, इसमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा एक्सेल में. और यहाँ पर भी दिस वैल्यू विल बी, देखो 30 है, 30 का स्क्वायर आता है 900. तो ये जो आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 10,900 के आसपास ये वैल्यू आपको मिलेगी. 10,900 का जो स्क्वायर रूट रहेगा इट विल बी ग्रेटर दैन 100.
तो ये मैंने निकाल के रखा है, बट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज द डिफरेंस इज़ नॉट वेरी हाई। सो 100/104.8 जो है, डिवीजन करते मत बैठना यहाँ पे। डिवीजन करते बैठोगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। सो इट इज़ 104.8, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो आंसर है ना वो 0.9 के आसपास आना चाहिए। सो 0.9 के आसपास, 0.9 से ग्रेटर ही रहेगा, ये याद रखना। बाद में करके देख लें, ट्राई कर लो। ये आंसर है ना 0.9 से ग्रेटर ही रहेगा, 1 से कम, 0.9 से ज़्यादा। तो यहाँ पे ऐसा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो ये अभी डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि सर ये कैसे करें, क्योंकि एक ऑप्शन वहाँ पे दिया है 0.845, बट मैं ये बता रहा हूँ आपको, कंफर्म है कि ये 100 है और ये 104.8 है। समय मिलता है तो करके देखना, बट उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिकॉज बोथ नंबर्स आर वेरी क्लोज एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर। सो इन दैट केस आंसर विल बी close to 9 only, 0.9 only, and hence your answer comes out to be ऑप्शन ए, 9.9540। सारे कैलकुलेशंस करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट होगा इसमें, इसलिए सारे कैलकुलेशंस करने की नौबत ना आए आप पे, ठीक है। सो अब देखो, ये करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, और उसमें भी ये 31.4 को आप 30 ले लो, 30 का स्क्वायर 900, तो आ जाएगा, आप इसे कर सकते हो। सीईटी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो बी रेडी, यानी विदाउट लॉग टेबल भी आपको करना पड़ सकता है, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस एंड दीज आर कनेक्टेड टू 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। द टोटल इम्पिडेंस इज, इम्पिडेंस ही पूछा है, पावर फैक्टर नहीं पूछा, याद रखना। पावर फैक्टर के लिए इम्पिडेंस ट्रायंगल देखना है आपको। अगर अभी तक आपने इम्पिडेंस ट्रायंगल नहीं देखा है, मैंने बताया है जब मैंने वो पढ़ाया था, बट फिर भी इसको याद करके रख लेना, इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या रहता है। किसी को भी डाउट है तो डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, यहाँ पे इम्पिडेंस पूछा है। सो इम्पिडेंस, अब यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है। इम्पिडेंस उन्होंने पूछा है, देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड का, रेजिस्टेंस है ये, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ये जो 20 वोल्ट है, अगेन इट इज़ RMS वोल्टेज, क्योंकि पीक वोल्टेज नहीं बोला है। तो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन जब देते हैं ना, तो समझ लेना कि वो RMS वोल्टेज है। सो यहाँ पे इम्पिडेंस इज R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब देखते हैं XC क्या मिलता है। XC इज 1/ωc, 1/2πfc, 1/2πfc, 1/2, 3.14, frequency is 50 and capacitance is 10 microfarad, so 10 into 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 100, 2 into 50 100 हो जाएगा, और ये 314, तो ये 314 ऐसा आ जाएगा। अब अगर आप इसकी डिवीज़न करना चाहते हो XC, सो इसको मैं अगर ऐसे करूँ 1000, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, 1000 into 10⁻2 डिवाइडेड बाय 314, तो 300 into 3 आर 900, so 314 into 3 विल बी वेरी क्लोज टू 1000। तो मैं यहाँ पे 3 into 10⁻2 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, ये मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, सॉरी ये XC है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है। नाउ इम्पिडेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर, R कितना है 50 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, सो 50 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 50 स्क्वायर यानी 2500 और 300 स्क्वायर यानी सॉरी ये 9 into 10⁻4। सो अब लेट मी चेक कि क्या हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे। 300 स्क्वायर, हाँ जी। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शंस देखते हो ना, तो ये कैलकुलेशंस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑप्शंस में देखो, इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 300 ओनली, इट विल नॉट बी लेस देन 300, क्योंकि ये 50 स्क्वायर है और ये 300 स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर रहेगा, स्क्वायर रूट जो रहेगा इसका, इट विल बी ग्रेटर देन 300। सो 300 का एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, एंड दैट इज़ 322।
उसका जो है ऑप्शन जो है वो एक ही है, दैट इज़ 322। अगर ऐसे ऑप्शंस आ गए ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो आंसर इज सी। तो अभी एक दिमाग में आपके ये आ गया होगा कि यार अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो कैलकुलेशंस में कैसे करेंगे और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। नहीं जाएगा, करके तो देख लो, अटेम्प्ट तो करो उसको। अटेम्प्ट करोगे तो समझ में आएगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। यू नो नीड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, क्योंकि आंसर ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में अगर आपका लॉजिक वहाँ पे चल जाता है तो आप तुरंत ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ हर एक स्टेप के कैलकुलेशंस करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पर भी मैंने अप्रॉक्सीमेशन से ही किया है। सो इस तरह से आपका दिमाग वहाँ पे क्लिक होना ज़रूरी है। तो अगर कैलकुलेशन ओरिएंटेड ऐसा कोई क्वेश्चन देते हैं तो हो सकता है वो ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा कंसेशन दे दे, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना उन्होंने एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल पूछा है। तो सबसे पहले एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल इज P इक्वल टू, व्हाट इज दैट? इट इज इक्वल टू E RMS इंटू I RMS इंटू कॉस फाई। ये है इसका एक्सप्रेशन, और इसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम जो है ना, इस तरह का प्रॉब्लम थोड़ा सा पूछा जाने की चांसेस बहुत कम है। क्योंकि आपको एक तो आई आर एम एस की जगह पे आप एक चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ ई आर एम एस। आई आर एम एस की जगह पे ई आर एम एस डिवाइड बाय जेड कॉस ऑफ फाइव। तो ये ई स्क्वेयर आर एम एस डिवाइड बाय जेड इंटू कॉस ऑफ फाइव। बट बहुत सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो जेड क्या है? बेसिकली जेड है आपका स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा, तो एक्सएल एक्सी इनको पहले निकालना पड़ेगा और बहुत लंबे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा देखना वैल्यूज़ बराबर है क्या। वैल्यूज़ थोड़ी सी, मुझे भी यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो यानी मैं विदाउट कैलकुलेटर या लॉग टेबल इसको नहीं कर सकता, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। इसको मैं लास्ट में अगर टाइम मिला तो इसको कंप्लीट करूंगा, अदरवाइज आई विल गो फॉर अ सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये बताऊंगा आपको कि इसको आप करो, आराम से करो। डोंट कंसिडर इट एज MCQ, कंसिडर इट एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको इसमें आ सकता है, किसमें? आपकी थियोरी एग्ज़ाम में, तो वहाँ आपको इसको करना पड़ेगा। बस बाकी तो कुछ है नहीं। और एक चीज़ है यहाँ पे, वो हम कर सकते हैं ना। व्हाट अबाउट कॉस फाई? तो कॉस फाई की जगह हम क्या कर सकते हैं? सो कॉस फाई का ऐसा है कि कॉस फाई इज R बाय जेड। तो यहाँ पे मैं अगर, अब देखो ये वाले इक्वेशन को मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, तो P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाय जेड इंटू आर अपॉन जेड। तो ई स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर आर। तो जेड स्क्वायर आने की वजह से ये स्क्वायर रूट निकालने की जो झंझट है वो निकल जाएगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में आसानी मिल सकती है, बट स्टिल आगे के कैलकुलेशन आपको करने हैं। मैं ये आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका करके दे दो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा समय जाएगा, इसलिए मैं इसे अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बढ़ते आगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में R इज़ 100 ओम, L इज़ 0.5 हेनरी, ई आर एम एस 100 वोल्ट दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज़, और पूछा है कि करंट कितना है इसमें। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी कनेक्टेड टू द AC सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ इज़। अब यहाँ पे RMS वोल्टेज अगर दिया है तो करंट भी हो RMS ही पूछेंगे। इसके लिए वही मेथड है, अभी करंट पूछा है यहाँ पे तो पहले हमें इम्पेडेंस ढूंढना पड़ेगा। सो इम्पेडेंस इज Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, XL स्क्वायर। क्यों XL? कैपेसिटेंस नहीं है, सिर्फ इंडक्टेंस है। XL इज 2 पाई FL, 3.14 फ्रीक्वेंसी है 50 एंड इंडक्टेंस जो है वो 0.5। तो जैसे पहले हमने ढूंढ लिया था, तो ये 2 कैंसिल होकर ये 50 इंटू 314 157 ओहम आ जाता है। रेजिस्टेंस दिया है 100 ओहम का। सो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है और आपको इम्पेडेंस कैलकुलेट करना है।
इम्पिडेंस कैलकुलेट करने के बाद करंट जो पूछा है दैट इज आरएमएस करंट इज ई आरएमएस डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, ई आरएमएस डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। तो यहाँ से आपको इम्पिडेंस अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो सो निकालो। बस बाकी तो इतना ही है। एक्सेल का स्क्वायर अभी आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आपको जा सकती है क्योंकि स्क्वायर करना है 157 का स्क्वायर करना है। सो अगेन गो बाय अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। टेक 157 एज 160 कर लो उसको और उसका स्क्वायर कर लो, तो हो सकता है कैलकुलेशंस में आपको आसानी मिले। सो जितने ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन, अब बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन मत करना क्योंकि वहाँ पे फिर आंसर बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाएगा फ्रॉम द एक्चुअल आंसर, बट फिर भी ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग सम अप्रॉक्सीमेशन। नहीं होता है तो मुझे बताओ, हम इसको डिस्कस पक्का करेंगे इन डाउट सेशन, या ऐसे ही हम डाउट सेशन में डिस्कस करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ फिर आगे भी। सो अभी के लिए बस इतना ही, 13 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। बस इसकी अभी आप प्रैक्टिस करो। मैं तो फ़िलहाल आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि कैलकुलेशंस अभी ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए आपको, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।